नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में आज जो हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे, एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन कंपनी का जो कारोबार है, वो कारोबार की नज़रिए से देखा जाए तो कारोबार इंडिया में डेवलपिंग में है। डेवलपिंग किस मॉडल से कहता हूँ, जो कार रेंटल सर्विसेज जो हैं, उसमें इनका एक छोटा सा रोल है और इसमें कंपनी कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है। उसमें एक सेल्फ ड्राइव कार भी अवेलेबल है, कैब सर्विस प्रोवाइड करती है। वाइज कार नाम है कंपनी का, बेसिकली वाइज ट्रेवल है। और ये इनका जो पॉपुलर जो एयरपोर्ट्स कैब्स हैं, जहाँ पे दिल्लीज हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि बाकी देखा जाए बाकी कंट्रियों में तो अच्छी खासी इस तरह की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा रही है, तो इंडिया में भी इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। बेसिकली इसका नाम भी रखा है WTI कैब्स। और ऑनलाइन बुकिंग होती है और अलग अलग जगहों पे देखा जाता है, जहाँ पे इनकी कंट्रीज की बात किया जाए, जहाँ पे इनकी सर्विसेज की बात कहती है, उसमें कहती है कि UAE, सिंगापुर, कनाडाज, यूनाइटेड किंगडम, USA और थाईलैंड जैसे जो थाईलैंड हो, इंडोनेशियाज हो, वियतनाम्स हो, चाइना हो, यहाँ पे इनकी शायद कारोबार चलती है या वहाँ की बुकिंग शायद लेती है, ऐसी बात कुछ निकल के आती है। चलिए जरा आज हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी को जो NSE पे छोटी सी पार्ट्स में लिस्टिंग है और लिस्टिंग के साथ साथ मार्केट में इसकी मार्केट कैप देखा तो नियरली 400 करोड़ के आसपास की बात कहती है। कंपनी में रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा कहती है, निवेशकों का इंटरेस्ट कम है, पर इंडस्ट्रियल की PE के मुताबिक आज भी यहाँ पे पूरे के पूरे मार्केट इनका खाली है, जहाँ अर्निंग पर शेयर भी 9 रुपए से ज्यादा कमाती है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। ROE ROC करीब 22 से लेकर 26% तक दर्ज करती है और प्राइस टू बुक वैल्यू 245% के आसपास आंकड़ा देती है। यदि इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू 440 है, जबकि इनका हायर टू हायर रेजिस्टेंस कितने पे गया था, 343 पे गया था। मतलब ये कह सकते हैं कि इसके मुकाबले आज भी ये अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आती है। आखिर क्यों और क्या? क्या इनकी चार्ट ग्राफ लगातार टूटती जा रही है पुराने रिकॉर्ड से, या कुछ और आंकड़ा है? उसके लिए सामने सामने दिखता है कंपनी के हायर से आज के टाइम में ये लोअर बॉटम पे आके अटकी है। क्या लगता है कि जो 52 वीक की लो है, क्या उनको एक नई उड़ान के लिए तैयार कर सकती है? जबकि कंपनी में प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो नियरली 70% का आसपास आंकड़ा देती है, 2 करोड़ 38 लाख के शेयर के मुताबिक। इसमें यदि डेट टू इक्विटी के बारे में देखा तो 0.33 का परसेंटेज देता है और करंट रेशियो की भी करीब कहती 2.03 का आंकड़ा साझा करती है। ओवरऑल जो कंपनी है वो अपनी बिजनेस मॉडल से 5% की सेविंग कर पाती है। जो कंपनी 2009 में बनी थी, वाइज ट्रेवल इंडिया लिमिटेड, इज द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग कार रेंटल सर्विस के लेकर के कंपनी का कारोबार स्टार्ट हुआ था। लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक, फाइनेंशियल के मुताबिक की चर्चा करें तो कंपनी 464 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, 22 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है। नियर अबाउट कह सकते हैं कि 5 से 10% के बीच में इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिक्स होती है। इंटरेस्ट की पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन तब भी ये एडजस्टेबल की बात रखती है। लास्ट क्वार्टरली डेटा H1 के डेटा को ही शामिल करें तो ये कह सकते हैं कि करीब इसमें जो टर्नओवर है 244 करोड़ तक की बातें कहती है, जो सितंबर में इसका आंकड़ा है, जिसमें 10 करोड़ कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करती है। रिस्क एनालाइज को लेकर जब हमने देखा तो हमने कहा कि अच्छा, इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बनती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर जरा जानने की कोशिश करेंगे। जो आखिर इस इंडस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स इतनी लंबी कैसे है, क्योंकि ऑलमोस्ट यदि कोई प्लानिंग होती है कैब लेकर के, तो ज़्यादातर देखा है कि यहाँ पे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि एक ओला नाम से कैब थी। ओला है, उबर है, मेरू है, बट ढेर सारा रैपिडोज जैसे का सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, वो सब लिस्टेड नहीं है, पर यह लिस्टेड है सेल्फ ड्राइव कार और बाकी सब चीज़ों को लेकर के, और ड्राइविंग इंस्पिरेशन स्टोरीज और बाकी सब चीज़ों पर अपने वेबसाइट्स पर इन पर मेंशन करके रखा। यदि हम इनको कुछ और पहलू की तरफ देखें तो ये कहता है कि यहाँ पे H1, यदि हम इनकी CGR के बेसिस पे डेटा की बात किया जाए तो कंपनी का सेल्स लगातार बेटर है, प्रॉफिट बेटर है। अब क्या क्या चीजें हम देखते हैं किसी कंपनी को, कोई कंपनी सेल्स लगातार बेटर कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज लगातार बेटर जा रही है, इसके अलावा स्टॉक प्राइस चले ना चले ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दे तो मार्केट को ऑब्वियसली वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की बात करती है।
लेकिन कुछ और एस्पेक्ट को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। क्या मार्केट में आउटस्टैंडिंग का पार्ट कैसा रहा, आउटस्टैंडिंग के अलावा अलावा यदि कंपनी ने लोन लिया तो लोन को लेकर कंपनी ने किया क्या, यूटिलाइजेशन क्या किया, इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। जहाँ पे पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो इसको पीयर्स कहाँ पे रखा गया पता है? पीयर्स में रखा गया है इसको ज़ोमैटो और वन मूवी क्विक से। मुझे लगता है कि इसको कंपेयर इससे नहीं करना चाहिए। यदि ये ओनली टूर ट्रैवल्स और कैब बुकिंग सर्विस में डील करती है तो शायद कैब सर्विसिंग वाले से डील में देख कंपेयर करना चाहिए था। इसके मुताबिक कई बार मैं ये कहता हूँ कि इनको इस पे नहीं रखना चाहिए, इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक नहीं आंकड़ा देखना चाहिए। अब आते हैं सवाल, अच्छा इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट कैसा है? तो देखिए इसका लिस्टिंग भी थोड़े दिन पहले की बात है, बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लिस्टिंग रिसेंटली की बात हुई है। अब मार्च 24 में इसका पैसे पहले डेटा निकल के आया था। कंपनी में निवेशकों का तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, निवेशकों का तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। करीब 2200 लोगों का इंटरेस्ट इसमें जुड़ा था सितंबर तक के हिसाब से देखा जाए तो। कंपनी में एफआई और डीआई नाम मात्र से आए थे। जब आईपीओ की टाइम की बात किया जाए तो बाद में अपनी पोजीशन इन लोगों ने बेच के निकल गए। उसमें भी एक कह सकते हैं कि राजस्थान ग्लोबल सर्विसेज सिक्योरिटी वाले थे जिनके पास 4% की होल्डिंग थी, वो निकल गए आज के टाइम में। अल्टीमेटली सब कहाँ पे देखने को मिलता है? आम पब्लिक के पास देखने को मिलता है, जिसमें क्या निकल के आता है? एक बड़ी शायद चेहरा निकल के आता है। शायद ये एक सुपर इन्वेस्टर के तौर पे बने हुए अलग अलग कंपनियों में एक सुपर इन्वेस्टर जिनका जिक्र करूंगा अग्रवाल साहब की। उनका होल्डिंग इस कंपनी से जुड़ा हुआ है और लास्ट 1% उन्होंने होल्डिंग लिया है। तो उनको लगता है सर बेटर कर सकती है कंपनी आगे चल करके, और बाकी कुछ लोगों ने अपनी सेटअप बनाई, सेटअप हटाया, ये चलती रहती है। ऑलमोस्ट इसमें 2-2.5 हज़ार निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और जो इस हिसाब से अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट है इनका, चाहे वो ईयरली डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए या फिर H1 के डेटा, तो अभी तक इनके सस्टेनेबिलिटी की बात कह रही है मार्केट में। जबकि एनालिसिस पार्ट में रिस्क को लेकर केवल एक बात शामिल करते हैं कि भाई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। डिविडेंड देना कोई मैंडेटरी भी नहीं है, इसको इग्नोर भी किया जा सकता है। केवल केवल डिविडेंड से कितना फायदा हो जाता है? यदि स्टॉक प्राइस चले बुले और घूमे तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट कर पाती है। अब आती है जिसको लेकर के कुछ और भी निकल के आती है। उन्होंने फाइनेंशियल जो लेकर के कहते हैं कि रिजल्ट इन द मशीन्स रीडर्स फॉर्मेट में उन्होंने कुछ दिया था, उसको लेकर रिक्वायरमेंट किया था एक्सचेंज ने, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को उन्होंने अपडेट किया था। फाइनेंशियल रिजल्ट उन्होंने दिया था, उसके अलावा कुछ नया अपडेट तो फिलहाल यहाँ पे देखने को नजर नहीं आती है। लेकिन जब चार्ट को देखा जाए तो जिनकी यदि हम फरवरी 20 से अवलोकन करें तो जब से लिस्टिंग हुई, इसकी लिस्टिंग के बाद मार्केट ने एक बार डीप लिया था। डीप लेने के साथ ही मार्केट आज के टाइम में दोबारा उसी नंबर पे आसपास आके अटकी है। जबकि हमने बीच में ये भी पोजीशन देखा कि सोचने वाली बात है, एक बॉटम से हायर साइड में नियरली पता है कितने का गैपिंग बनता है? नियरली बात किया जाए तो जो 175 की स्टॉक की प्राइस हुआ करता था वो कहां पे चली गई? 325 पे गई, और मार्केट दोबारा आज उसी पायदान पे आके अटका पड़ा। अर्थात जिन लोगों ने यहां पे अपनी पोजीशन क्रिएट किया था वो तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुकिंग किए, या ट्रेंडिंग वेव्स ने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए। जिसको जितना प्रॉफिट मिला, किसको 5, 10 रुपये, जिन लोगों ने यहाँ पे लिया है उनके लिए आज भी ये नुकसानदायी दिखता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग रिवर्सल क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स में चली गई। अब यहाँ पे क्या सवाल बनती है? सवाल एक ही बनता है, जो मार्केट में रिस्क भी है रिटर्न भी है, लेकिन यदि गोल्डन रूल को फॉलो किया जाए, यदि जिस पोजीशन पे जहां भी लिया है उसके मुताबिक, हमारी मुताबिक ना चले, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना चले, तो अपनी एक परसेंटेज ऑफ रिस्क को सीमित रखना पड़ेगा। और यदि नहीं बनता हो तो एसएल के साथ निकलना पड़ता है। और यदि पॉसिबिलिटी है तो प्रॉफिट निकाल के अपनी कैपिटल निकाल के अपनी सारी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी को वैसे स्टेबल किया जा सकता है। कहते हैं ना हमारी पैसे आ गए बाकी सब हमारे लगे हुए हैं, वैसा चीजें निकल के आती है। तो एक हमने कंपनी को लेकर डिस्कस किया जिसका नाम था वाइज ट्रेवल्स, और ये वाज सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के तौर पे बनी। इसका प्रमोटर बेसिकली कौन था? यदि प्रमोटर इंडिया से था या इंडिया से बाहर की बात करें, अशोक वशिष्ठ और ये सब कुछ वशिष्ठ नाम से निकल के आता है कंपनी में। कुछ इंडिया से बाहर की बात तो नहीं करते, तो फिर इनकी वेबसाइट्स पे जो इंडिया से बाहर की बातें करी वो क्या कहती है? शायद ये बुकिंग वहाँ के लिए लेती है, शायद हो सकता है ओटीएस पार्टनर के तौर पे अलग अलग कंट्री में इनका कारोबार होता हो,
ऐसा हो सकता है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें देखी जाती है कि एक आप ये अलग-अलग कंट्री में इसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। ये चीज़ों को लेकर के हमने थोड़ा-सा समझने की कोशिश किया, कंपनी को लेकर के, जहाँ पे इनकी पॉपुलर सर्विसेज़ की बात कहती है और बाकी कहती है जो हमारे पास ये सब ऑनलाइन बुकिंग करती है, और अलग-अलग ट्रिप्स की बात की, रोड ट्रिप्स की बात में ओला ओला की बात किया जाए, और इनकी कंट्रीज़ में जहाँ प्रेज़ेंस की बात की जाती है, और अलग-अलग उनके क्वेश्चन्स आंसर को लेकर के देखा और समझा जा सकता है। इंडिया के अलग-अलग स्टेशनों एयरपोर्ट में इनका हर एक जगह सर्विस की बात की जाती है, चाहे वो मुंबई से लेकर के दिल्ली हो, दिल्ली से लेकर मदुरई हो, या फिर रांची हो, बनारस हो, विशाखापट्टनम हो, या फिर उदयपुर हो, हर जगह इन पे सर्विस की बात कहती दिखती है। दोस्तों, मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग दोस्तों।